मैं मंजुळा बिजोगी, हिंदी शिक्षिका, शरणबसवेश्वर उच्च माध्यमिक पाठशाला, चित्रहಳ್ಳಿ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ तालुका, चित्रदुर्ग जिला। बच्चों, आज मैं हिंदी वल्लरी तृतीय भाषा हिंदी 10वीं कक्षा का गद्य पाठ जो है ईमानदारों के सम्मेलन में, इस पाठ के बारे में कुछ समझाना चाहती हूँ। तो बच्चों, हम देखते जाएंगे यहाँ पर शीर्षक के बारे में। क्या है शीर्षक? ईमानदारों के सम्मेलन में। सम्मेलन सम्मेलन है ना। तो ईमानदारों के सम्मेलन में इसका अर्थ होता है प्रामाणिकर सम्मेलनದಲ್ಲಿ। ये कौन है? ईमानदार है, बेईमान नहीं है। ईमान इसका विलोम रूप क्या होता है? बेईमान। प्रामाणिक ಅದರ विरुद्ध पद अप्रामाणिक। यहाँ पर ये लोग कैसे हैं? अप्रामाणिक नहीं है बल्कि प्रामाणिक लोग हैं। ये प्रामाणिक लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? एक सम्मेलन बना रहे हैं, सम्मेलन का आयोजन किया है। तो किस प्रकार ये सम्मेलन है? बहुत सुंदर सा पाठ है। इस पाठ को जो लिखा गया है, लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। क्या है? लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। तो हम सबसे पहले हरिशंकर परसाई जी किस प्रकार के साहित्यकार हैं और इनका जन्म स्थान कौन सा है, इनका जन्म कब हुआ और इनकी विशेषता क्या है, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, उसके बारे में जानना जरूरी है ना बच्चों। तो ठीक है, हम अभी क्या करेंगे? लेखक परिचय में हरिशंकर परसाई जी का परिचय की जानकारी हासिल करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो देखते जाइए। कलम को लेखक की तलवार मानने वाले। कलम, कलम यानी क्या है? पेन, हौदा? लेखनी ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ लेखनी ಅಂತ, पेन ಅಂತ ನಾವು इंग्लिश ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ। तो हिंदी में क्या बोलते हैं? कलम बोलते हैं। कलम को लेखक की तलवार बोलते हैं। पेन्नನ್ನ, लेखनिಯನ್ನ लेखकर तलवार। तलवार ಅಂದ್ರೇನು? ಹರಿತವಾದ ಖಡ್ಗ ಅಥವಾ ಕತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮೊನಚಾಗಿ, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ, ಚೂಪಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಯುಧ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಅಥವಾ ಕಲಂ, ಲೇಖನಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು। ಅದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ लेखकर खड्गದ ಹಾಗೆ, तलवार के जैसे होना चाहिए। ऐसे ही एक तलवार के जैसे उपयोग करने वाले कौन है? परसाई जी हैं। तो कलम को ही तलवार मानने वाले, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗ ಯಾರು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತವರು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ यहाँ पर किसका युद्ध, किनका युद्ध चल रहा है? साहित्य लेखन का युद्ध चल रहा है। तो लेखनी ही यहाँ पर क्या करती है? अपने शौर्य पराक्रमता को दिखाती है। तो क्या है? इसीलिए ये लेखक क्या मानते हैं? तलवार को यानी कलम को ही तलवार मानकर साहित्य रचना करने वाले एक विशेष लेखक हैं। तो इनको हम उनके बारे में जानते जाएंगे। परसाई जी हिंदी साहित्य जगत की एक बेजोड़ निधि है। ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ನಮಗೆ ಅಪೂರ್ವವಾದ, ಅಮೂಲ್ಯವಾದ, ಅನರ್ಘ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಿಧಿ ಅನ್ನೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ? ಹರಿಶಂಕರ್ परसाई जी ಬಗ್ಗೆ। ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ಲೇಖಕರು, ಅದನ್ನ ನಿಧಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ इनका जन्म कब हुआ? एमपी, एमपी यानी मध्य प्रदेश। आप पूरा लिख लीजिए। मध्य प्रदेश के जमानी गांव में। इनका गांव का नाम क्या है? जमानी। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में हम देखते हैं। इस गांव में इनका जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ।
ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ 22 ಆಗಸ್ಟ್ 1924ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಜಮಾನಿ ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನನ आಗುತ್ತೆ। उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया गया है। क्या है? हंसते हैं रोते हैं। प्रमुख रचना का नाम है हंसते हैं रोते हैं। भूत के पांव पीछे। देखिए, ಭೂತದ ಕಾಲುಗಳು ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾವಂತೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲು ಮುಂದೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭೂತದ ಕಾಲುಗಳು ಹಿಂದೆ ಅಂತೆ। ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ರಚನೆ ನೋಡೋಣ। ಸದಾಚಾರ का तावीज। तावीज ಅಂದ್ರೆ ತಾಯತ, ಸದಾಚಾರ ಹೇಳುವುದ ಸದಾಚಾರದ ತಾಯತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ರಚನೆಯಾಗಿದೆ। इसके बाद वैष्णव का फिसलन, वैष्णव का फिसलन आदि प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। तो इनकी एक विशेषता है, तो साहित्य में ये किस प्रकार के लेखक हैं, इनकी लिखने की शैली किस प्रकार की है, ये व्यंग्य साहित्यकार के रूप में प्रमुख रूप में इन्हें जाना जाता है। व्यंग्य साहित्यकार ये व्यंग्य ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ उसमें हंसना भी होता है, उसके साथ साथ जो स्थितियां हैं उनको नीचा कर दिखाते हुए, यानी जो कुनीति है, कुरीतियां हैं, उनको नीचा कर दिखाते हुए उन नीतियों का पर्दाफाश करने वाले एक लेखक हैं। हंसाते हंसाते ही जो कुरीतियों को सबके सामने दर्शाने वाले, उसका बदलाव करने के लिए कोशिश करने वाले ये साहित्यकार हैं। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, अपने लेखनी को ही यानी कलम को ही तलवार मानकर लिखने वाले एक विशेष लेखक कौन है? परसाई जी हैं। तो आप भी इस ईमानदारों के सम्मेलन में जो गद्य भाग है उसमें बहुत हंसने के लिए मिलता है, और उसके साथ साथ जो ईमानदारों के नाम पर किस प्रकार बेईमानी होती जाती है, चल रही है समाज में, उसका पर्दाफाश किया है। तो हम उसमें एक ये दिया गया है, क्या उद्देश्य है इस पाठ का, उसे हम देखते जाते हैं। तो प्रस्तुत व्यंग्य रचना में एक सामाजिक असंगति की ओर संकेत किया गया है। ನಡಿಬಾರದು ಒಂದು ಅಸಂಗತಿ, ಘಟಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸಂಗತಿಯ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕೇತ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ। इसमें हास्य और व्यंग्य का सुंदर सम्मिश्रण है। इसमें क्या है? हास्य भी है और उसके साथ साथ व्यंग्य भी है। व्यंग्य ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಯಾಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ। ಸುಂದರ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ, ಅವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉಚ್ಚವಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ। इस रचना के माध्यम से परसाई जी ने ईमानदार कहने वाले लोगों की ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಬಗ್ಗೆ, मैं कौन हूँ? ईमान हूँ कहते हुए जो बेईमानी करते हैं लोग, उनके बारे में यहाँ पर पर्दाफाश किया है। ಯಥಾವತ್ ಅವರನ್ನ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಹಾನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ। उसमें कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं, पाठ के संदर्भ में बीच बीच में कहते जाती हूँ। उसमें पर्दाफाश, इसका अर्थ है अनावरण, ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದು। ಕತಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹರ್ಗಿಜ್ ಅಥವಾ ಕಭಿ ಭಿ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಂತ ಅರ್ಥ। उसके बाद हल्फियां एक शब्द आता है, ये सुना नहीं शायद आप लोगों ने। ये क्या है? प्रॉमिस, कसम ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ, ಆಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ। उसके बाद डेलीगेट एक अंग्रेजी शब्द है। डेलीगेट का अर्थ हिंदी में होता है प्रतिनिधि ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ। उसके
बाद जलसा, जलसा एक शब्द है, एक जलसा का अर्थ होता है समारोह, समाರಂಭ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಜಲಸ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ। उसके बाद गनीमत एक शब्द है, ये भी नहीं सुना है शायद। गनीमत का अर्थ होता है खुशी की बात, ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ। उसके साथ साथ इस पाठ का जो आशय है उसे मैं पढ़ती हूँ। क्या है, इस जगत में अच्छाई बुराई दोनों दिखाई देती है ना, अच्छाई भी है बुराई भी है, सभी में अच्छे गुण भी हैं बुरे गुण भी हैं, और प्रकृति में भी अच्छे गुण भी हैं बुरे गुण भी हैं, उस प्रकृति में ही हम भी हैं, है ना। तो इसीलिए हंस क्षीर न्याय की तरह इनमें हमें सिर्फ अच्छाई को अपनाकर बुराई को छोड़ देना चाहिए। हंस क्षीर न्याय ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಏನ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಹಂಸ ಕ್ಷೀರ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಂಸ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೆರೆಸಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾಲಿನ ಗುಣವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸವಿಯುತ್ತೆ, ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ। ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನೀರನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು। तो ऐसा है तो हम भी क्या करना है, एक हंस के जैसे ही जो अच्छे गुण हैं उनको अपनाना है, जो बुरा है हमारे आंखों के सामने दिख रहा है उसे देखकर अपनाना नहीं है, उससे दूर होना है, उन गुणों को दूर करना है। जिसमें जो अच्छाई होती है, हर एक में अच्छा भी होता है बुरा गुण भी होता है, तो अच्छाई को अपनाकर बुरे गुण को छोड़ देना है। ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಬೇಯಿಮಾನೋं पर ವ್ಯಂಗ್ಯ कहते हुए, ಈ ರೀತಿ ಬೇಯಿಮಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಒಂದು ಅವಗುಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ। ಬೇಯಿಮಾನೋं पर ವ್ಯಂಗ್ಯ करते हुए, ಇಂತಹ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ प्रस्तुत रचना द्वारा लेखक ने सचेत किया है कि हम बेईमानी से दूर रहें। सचेत करना यानी मैंने बार बार कहा है, उसका क्या है कह सकते हैं, जागृत करना। ಇಂಥ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಅವಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ ನಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅದರಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಈ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇರೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ಈ ಪಾಠ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನ ಮೆರೀತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೆ ಅದು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಅದರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿ ಈಜಾಡಿ ಅಡ್ಡಿ ತೇಲಿ ಹೋಗದೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, अच्छे गुणों को अपना कर उसके साथ हमारा जीवन चलाना है। हम क्या ऐसा नहीं करते, जो बुरे गुण हमारे आंखों के सामने दिखाई देते हैं, हमें ये बुरा है ऐसा लगता है, फिर भी हम उसी को अपनाने के लिए कातर रहते हैं, ऐसा नहीं होना है। यहाँ पर क्या करना है, बुरे गुणों को दूर करना है, उनसे जागृत रहना है। जो बेईमानी होते हैं, नाम कैसे रखते हैं, ईमान, तो ऐसे लोगों के साथ हम दूर रहना ही अच्छा है। देखेंगे आप ये बात याद रखते हुए, ध्यान में रखते हुए इस पाठ का आस्वादन करते जाइए बच्चों। तो शुरू करेंगे, ठीक। क्या है, मैंने कतई ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कतई हरगिज, मैंने लिखा है इधर, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ जिससे ईमानदार मान जाऊं, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು। मैं जो ईमान कहने के योग्य एक भी ऐसा काम नहीं किया है, हरगिज नहीं किया है, ऐसे इसमें न जाने उन्हें कैसे यह भ्रम हो गया कि, न जाने उन्हें कैसे भ्रम हो गया कि मैं ईमान हूँ ಅಂತ ಅರ್ಥ। भ्रम हो गया कि मैं ईमानदार हूँ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ,
ನಾನು ಯಾವುದೂ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿ ಇರುವಂತ ರೀತಿಯ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತೋ ಏನೋ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. मुझे पत्र मिला, किसे? लेखक को पत्र मिला, हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। उस पत्र में लिखा हुआ जो लिखी हुई लिखावट के बारे में मैं कह रही हूँ। कौन कह रहा है? लेखक कह रहे हैं उनको एक पत्र मिला है, उस पत्र में क्या संदेश है उसे मैं पढ़ रही हूँ, इसीलिए वहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया है। हम लोग नाउ इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें और हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे। आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदयीमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। यहाँ पर क्लोज हुआ है इन्वर्टेड कॉमा। तो क्या है? एक पत्र मिला है लेखक को, उसमें लिखा हुआ है कि हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। ನಾವು ಈ ಊರಲ್ಲಿ, ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ಈ ಶಹರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं, ನೀವು ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು। हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಏನಂದ್ರೆ, आप क्या करना है? इस सम्मेलन का, कौन सा सम्मेलन? ईमानदार सम्मेलन का उद्घाटन करें। हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे। आप आते हैं ना इसके लिए, उद्घाटन के लिए, इसीलिए आने जाने के लिए उसका हम क्या देंगे? TADA, वो भी हम दे देंगे। आने जाने का किराया देंगे, ಬಂದು ಹೋಗುವ ಖರ್ಚನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। तथा आवास, भोजन आदि की भी उत्तम व्यवस्था करेंगे। आवास यानी ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ, रहने के लिए भी, और भोजन के लिए, ಉಳಿದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಊಟ ಬೇಕು ತಾನೆ, ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ವಸತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಬಂದು ಹೋಗುವ ಖರ್ಚನ್ನು ಸಹ ಕೊಡ್ತೇವೆ। ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಈ ಶಹರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಅಂತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ। उसके साथ साथ आपको, आपके आगमन से, आप आए तो इसमें भाग लिए तो क्या होगा? ईमानदारों तथा उदयीमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದರೆ, इस सम्मेलन में आप भाग लेते हैं तो जो हैं वहां पर हैं ईमानदार, ಅಂದ್ರೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು, और उसके साथ साथ जो उदयीमान ईमानदार हैं, ಉದಯೀಮಾನ್ ईमानदार ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರುವವರು, ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರುವಂತವರು ಸಹ यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इनको प्रेरणा मिलेगी। आप आते हैं तो, ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ। ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಶಹರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ನೀವು, ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವ ಖರ್ಚನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹಾಗೂ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಬೇಕೆನ್ನುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಗೂ ನೀವು ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತೀರಾ, ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪತ್ರ ಇವರ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ। तो हिंदी में हम कैसे कह सकते हैं?
हम सरल रूप में मैं कथा के रूप में कह देती हूँ। लेखक जी को एक पत्र मिला है, उस पत्र को हाथ में पकड़कर वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं, मैं जो ऐसा काम कुछ नहीं किया जो मैं ईमानदार बनूं, लेकिन इन लोगों को कैसे लगा मैं ईमानदार हूँ। और उस पत्र में क्या है, आप इस देश के बहुत बड़े ईमानदार हैं, आपके शहर में हम एक ईमानदारों का सम्मेलन बना रहे हैं, इसका उद्घाटन आप ही के हाथ से होना है, ये हमारी प्रार्थना है, और आपको आने जाने का किराया देंगे, उसके साथ साथ भोजन और आवास की व्यवस्था भी हम करेंगे। आप इस सम्मेलन में भाग लेते हैं तो यहाँ पर रहे ईमानदारों को और उदयीमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी, ऐसा पत्र में लिखा हुआ होता है। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद क्या सोचते हैं देखिए, मैं गया, ये वहां पर गए, लेकिन हल्पिया कहता हूं कि ईमानदारी के लिए नहीं गया। यहाँ पर मैंने लिखा है हल्पिया कसम ದೇವರಾಣೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ, ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಲ್ಪಿಯಾ कहता हूं कि ದೇವರಾಣೆ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ईमानदार के लिए नहीं गया ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ईमानदार ಅಂತ ಹೋಗಿಲ್ಲ, तो ईमान से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಯಾವುದೇ ಇದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। मैं यह हिसाब लगाकर गया, ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ನಿಜ, लेकिन मैं कैसे गया, अप्रामाणिक बनकर ही ಅಂದ್ರೆ ये बेईमान बनकर ही वहां पर गया। उससे वो ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರು, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, हिसाब लगाकर गया कि दूसरे दर्जे में जाऊंगा और पहले का किराया लूंगा। ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿನ ಹಣವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾನೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಅದರ ಹಣ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋದೆ। इस तरह 150 रुपये बचेंगे। ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಕೆಟಿನ अमाउंट ಕೊಡ್ತಾರೆ, तो मैं क्या करता हूँ, दूसरे क्लास में सेकेंड क्लास में चला जाता हूँ, तो 150 रुपये बचेंगे। यहाँ पर पहली ईमानदारी बेईमानी दिखाई देती है। इवर सम्मेलन उद्घाटने ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ सम्मेलन, लेकिन यहाँ पर पहले जाते जाते ही सोच रहे हैं बेईमानी के बारे में, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಏನಂತ, ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೋದ್ರೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ। यह बेईमानी कहलाएगी। इस तरह 150 रुपये बचेंगे, तो ये क्या कहेंगे फिर, बेईमानी ही कहेंगे ना, तो कैसे मैं ईमान हो गया ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ನಾನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, पर उन लोगों ने मुझे राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार माना ही क्यों, ನಾನು ಈ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಮನುಷ್ಯ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಇವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂತ, ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಜನರು ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಅಂತ ಯಾವ ಅಳತೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ 150 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸುವ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ उसके बाद हम देखते जाएंगे ये कहाँ वहाँ जाते हैं तो कैसे इनका स्वागत होता है। स्टेशन पर मेरा खूब स्वागत हुआ, लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई गई। स्टेशन में क्या हो गया, रेलवे स्टेशन में खूब स्वागत हो गया, ತುಂಬಾ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಆಯ್ತು। ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತದಲ್ಲಿ, लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई गई। लगभग ಸರಿಸುಮಾರು, लगभग ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು। ಸೋಚ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಸಲ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಸೋಚ आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएं भी बेच लेता। ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ कोई माली, माली का अर्थ ಹೂ ಮಾರುವ
ಇದ್ರೆ ಈ 10 ಮಾಲೆಗಳನ್ನ ಮಾರಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ನಾವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನೇ ನೋಡ್ತೀವಿ. ईमानी के नाम पर बेईमानी चलती रहती है, तो हम देखकर भी क्या करते हैं, उसको विद्रोह नहीं करते, देखकर चुप हो जाते हैं, उसमें ही घुसकर हम भी एक बेईमानी ही बनते हैं। ऐसा बनना नहीं है। यही कहने के लिए जा रहे हैं कौन? हरिशंकर परसाई जी हमें कह रहे हैं बेईमानी है तो उससे दूर रहो। मैं ईमान हूँ कहकर मुझे बुला रहे हैं, मुझ में भी ऐसी बेईमानी है अल्वा। हाಗಾಗಿ ಈ ತರ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ. उसके बाद क्या हुआ देखेंगे. हत्र यारिದ್ರೆ फूल मालिक होता तो मैं इसको भी बेच लेता, इससे बहुत पैसे मिलते ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ. मुझे होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया. मेरे कमरे के बाएं और सामने 2 हॉल थे जिनमें लगभग 30-35 प्रतिनिधि ठहरे थे. मेरे 2 ईमानदार साथी भी मेरे ही कमरे में आ गए. मैंने सोचा ताला लगाया जाएगा तो उन्हें तकलीफ होगी. मैंने ताला नहीं लगाया. उद्घाटन शानदार हुआ. मैंने लगभग 1 घंटे तक भाषण दिया. ಈ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ ಭಾಷಣ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡೋಣ. ಹೋಟೆಲ್ ಗೆ ಏಕ್ ಕಮರೆ में इसको ठहराया गया. ठहराना मीन्स ಉಳಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇವ್ರನ್ನ ಇರಿಸಿದ್ರು. उसके साथ मेरे कमरे के बाएं और सामने 2 हॉल थे. बाएं एक हॉल था और सामने 2 हॉल थे. उसमें हमें ठहराया गया तो उसके साथ साथ और 2 डेलीगेट भी इनके साथ थे. तो इसीलिए ये सोचा हम इधर इनको भी रहने के लिए जगह देना है तो ताला लगाने से इनको तकलीफ होगी. ऐसा सोचकर बिना ताला लगाए ये क्या करते हैं, सम्मेलन चले जाते हैं. लगभग 1 घंटा भाषण देते हैं. भाषण देकर आने के बाद क्या क्या होता है और भाषण के समय में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, ईमानदारी पर बेईमानी कैसे होती है, उसको आगे के भाग में हम देखते जाएंगे बच्चों. यहीं तक जो मैंने पढ़ाया है समझ में आया है ऐसा समझते हुए यहाँ पर समाप्त